हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी रीडिंग नॉमेनक्लेचर के। जो लेक्चर हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक जो भी टॉपिक हमने कवर किए थे उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स और जो थ्योरी है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है उनको हम कवर करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपको 11th क्या जो सेकेंड पार्ट जो है एनसीईआरटी का उसमें ये चैप्टर मिल जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें वैसे बहुत सारे पोर्शन दे रखे हैं, आइसोमेरिज्म का भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी दे रखा है, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का भी पोर्शन आपको एनसीईआरटी की इसी चैप्टर में मिल जाएगा। लेकिन हम केवल उतने ही पोर्शन को पहले कवर करेंगे जिनके हमने लेक्चर्स कर रखे हैं, जिनके हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां सबसे शुरुआत वाले पेज में इंट्रोडक्शन दे रखा है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन वाले पेजेस भी रीड करने हैं। ठीक है, सबसे शुरुआत में कार्बन कंपाउंड की जो स्टडी है होती है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या जानना जरूरी है, ये जो दे रखा है क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और उसके हिसाब से एक वाइटल फोर्स जरूरी होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे एक साइंटिस्ट हुए कौन, वोलर, इन्होंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्या कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। कैसे? उन्होंने जो अमोनियम साइनेट नाम का जो कंपाउंड था उसको हीट करके यूरिया बनाया और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके बनाने से ये प्रूफ हो गया कि एक्चुअल में वाइटल फोर्स थ्योरी नाम की कोई चीज नहीं है। एक्चुअल में हम लेबोरेटरी में भी अलग अलग रिएक्शंस को यूज करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसे ही वुलर की तरह ही कोल्बे जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में बनाया। इसके अलावा बर्थिलॉट नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी लेबोरेटरी में क्या बनाया, मीथेन के कंपाउंड को बनाया। और जब बहुत सारे साइंटिस्ट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाने लगे तो उससे ये प्रूव हो गया कि एक्चुअल में वाइटल फोर्स थ्योरी जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, और वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर हम चलते हैं। ये किस बारे में है, टॉपिक 8.2 टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन। ये हमने पहले भी पढ़ रखा था बेटा कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने ज्यादा नंबर क्यों होते हैं, कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, टेट्रावेलेंसी है और उसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड में क्या दे रखा है, अलग अलग जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके शेप के बारे में मेंशन है। तो इनके शेप से रिलेटेड जो है ये CH4, C2H4 और C2H2 इनके शेप के बारे में भी दिया है और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी दिया है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पहले भी पढ़ रखा था बेटा कि एक्चुअल में मीथेन में जो कार्बन होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। यहीं पर जो इथीन होगा इसके जो कार्बन होंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो कि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इथाइन के जो कार्बन है, ठीक है, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और इनके स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं तो यहां दिख रहा होगा बेटा आपको 3D स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो मीथेन है इसमें ये जो सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल होता है ये एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। और इस स्ट्रक्चर को, ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, एक प्लेन पर नहीं होते सारे बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसको डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, वहीं पर अगर इथीन की बात करें तो इथीन में क्या होते हैं, ये जो चारों ये बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाले, ये जो सारे बॉन्ड्स होते हैं एक ही प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लानर होता है। कहने का मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 2D जैसे ये बोर्ड पर ही सारे के सारे एटम प्रेजेंट होंगे, लेकिन इस मीथेन में कुछ एटम्स इस बोर्ड के पीछे की तरफ जाएंगे, कुछ एटम्स बोर्ड के सामने की तरफ आएंगे। सबसे लास्ट में इथाइन में क्या होता है, सारे जो एटम्स होते हैं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन है, ये सारे एटम्स एक ही लाइन पर होते हैं और इसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन वाले एटम्स, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स के आसपास किस तरीके का शेप होता है आपको इसको देखकर क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक, वैसे शेप के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, अब ये देखते हैं एनसीईआरटी में कौन से स्टेटमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं जानने के लिए। ठीक है, इस वाले टॉपिक में आपको क्या दिखेगा, यहां लिखा है लाइक मीथेन CH4
ethene C2H4, ethyne C2H2 are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp hybrid orbitals by carbon atom in their respective molecules। तो इसने ये दे रखा है कि कौन से मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं क्या दिया है। द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स मोर s कैरेक्टर and hence it is closer to its nucleus and form shorter and stronger bond than sp3 hybrid orbital। अब इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको समझते हैं बेटा। इन्होंने क्या दे रखा है कि एक्चुअल में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन दिया है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन के आसपास सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड। sp2 मतलब यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और sp कहने का मतलब यहां पर क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर दिया है। परसेंटेज s कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, sp3 में s ऑर्बिटल कितने हैं, 1, टोटल ऑर्बिटल 1s और 3p, टोटल कितने हो गए, 4। तो इसका जो परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, ये कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, इसका परसेंटेज जो है ये कितना निकल कर आ जाएगा, 25%। ठीक है, यहीं पर दूसरे वाले sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखेंगे हम, जो परसेंटेज s होता है, तो यहाँ s ऑर्बिटल के नंबर कितने हैं, 1। टोटल अगर ऑर्बिटल देखें तो p ऑर्बिटल के नंबर है 2, s ऑर्बिटल का नंबर है 1, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से परसेंटेज s जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 33.3%। वहीं पर अगर इसमें परसेंटेज s की बात करें, कहने का मतलब ये जो टोटल ऑर्बिटल है उसमें s ऑर्बिटल के का परसेंट कितना है, ठीक। तो s ऑर्बिटल का नंबर हो गया 1, टोटल ऑर्बिटल जो है s का 1, p का 1, तो टोटल हो गए 2। तो इसमें जो परसेंटेज s कैरेक्टर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बेटा, 50%। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट क्या दे रखा है, जिसका परसेंटेज s ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है और उसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिसका भी परसेंटेज s ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब सामने वाले जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर रहेगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड कार्बन की, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन की। यही ऑर्डर और किसका हो जाएगा बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी का भी हो जाएगा। क्लियर है, बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की हो जाएगी, फिर डबल बॉन्ड की हो जाएगी और फिर सिंगल बॉन्ड की हो जाएगी। तीसरा ऑर्डर जो एनसीईआरटी ने दे रखा है ये बॉन्ड लेंथ है, मतलब ये एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसकी बात कर रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में जो डिस्टेंस होगा ये सबसे कम होगा क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो एटम पास में आ जाएंगे। वहीं पर सिंगल बॉन्ड जो है उसमें जो डिस्टेंस होगा कार्बन और कार्बन एटम के बीच में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, वापस से एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पर आते हैं। आगे क्या दे रखा है उन्होंने, द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The sp2 hybrid orbital is intermediate in s character between sp and sp3 and hence the length and enthalpy of the bond it forms are also intermediate between them। मतलब sp3 और sp एंड पर आएंगे, sp2 बीच में आएगा। ठीक है, इसके बाद द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जितना परसेंटेज ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, आगे क्या दिया है, द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव, वही चीज दे रखा है बेटा जो हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को वैसे हमने ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ रखे थे, ठीक है, लेकिन ये जो परसेंटेज एस वाली चीज है इसको और ज्यादा डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको बोल रखा है बेटा कि एक्चुअल में पाई बॉन्ड कैसे बनता है और इसके और कैसी प्रॉपर्टीज होती है, इसको डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी बहुत चीज क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां दे रखा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये दे रखा है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो एक्चुअल में साइडवेज ओवरलैप से बनता है। साइडवेज ओवरलैप कहने का मतलब क्या है बेटा, कुछ इस तरीके से, जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, ये साइड से एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहां से जो बॉन्ड बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं किसमें बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है,
इसके बाद इसमें क्या दिया रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल, ऑल दी एटम्स मस्ट बी इन दी सेम प्लेन। इसको अभी डिस्कस किया हमने ज्योमेट्री पढ़ते समय, ठीक है। और इथाइन में क्या होता है, एक लाइन में होते हैं, ठीक। आगे क्या दिया है, देयरफॉर सच रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहां पर जो स्ट्रक्चर है, अगर ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो एटम अपने आप आसानी से ऐसे घूम सकता था, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। लेकिन ये जो ऑर्बिटल का जो ओवरलैप हो रखा है, इसके कारण क्या होगा, अगर एक एटम को ऐसे रोटेट कर दिया इस तरीके से, अगर एक एटम को रोटेट कर दिया तो ये जो पी ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ये पी ऑर्बिटल भी रोटेट हो जाएगा और एक्चुअल में वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद सबसे लास्ट क्या दे रखा है, इन जनरल पाई बॉन्ड्स प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। एक्चुअल में जहां पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहां पर आसानी से रिएक्शन हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड थोड़े वीकर होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो जिस दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, वो इस वीकर बॉन्ड के पास आकर इसके इलेक्ट्रॉन को ले जा सकता है, ठीक है। यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको जाके अटैक कर सकता है। इसलिए जहां पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहां रिएक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, तो किसी और के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल पर जो कि एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। सॉल्ड एग्जाम्पल दिखेंगे बेटा आपको। सबसे पहले दे रखा है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, अगर आप देखोगे तो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर दे रखा है CH, फिर ये डबल बॉन्ड CH, और फिर ये क्या दे रखा है, CH3, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक। ये एक हाइड्रोजन होगा, ये एक हाइड्रोजन होगा, और ये एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए बोला है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो पहली चीज तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्योंकि केवल एक ही बॉन्ड बनते हैं, उसके बीच वाले बॉन्ड्स हमेशा कौन से होंगे, वो केवल सिग्मा बॉन्ड से होंगे। तो एक, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में केवल जो पहला बॉन्ड रहेगा, एक ही बॉन्ड क्या हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में और 6 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने पाई बॉन्ड के नंबर दे रखे हैं कि डबल बॉन्ड कितना रहेगा, इसमें 1 रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में पाई बॉन्ड कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो हमने काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाले क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं बेटा, आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं, ठीक। दूसरे वाले एग्जांपल में क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड C, ये हो गया H, और लास्ट में क्या दे रखा है, CH3। अब इसमें भी आप इजीली काउंट कर सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स कितने हैं इसमें टोटल बेटा, 6, तो कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड्स टोटल हो जाएंगे 6। वहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड जो है, शुरुआत वाले जो पहले बॉन्ड है उसको हम क्या मान लेंगे, सिग्मा बॉन्ड मान लेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। वहीं पर जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो 2, एक पाई बॉन्ड यहां का होगा और एक पाई बॉन्ड यहां का होगा। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रॉब्लम 8.2 क्या दे रखा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर पहले वाले मॉलिक्यूल में देखोगे आप, तो पहले वाले मॉलिक्यूल में CH3Cl, तो एक्चुअल में कार्बन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं बेटा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में दे रखा है CH3 2CO, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, CH3 2CO। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंड वाले जो कार्बन है उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाला जो कार्बन है जिसमें एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों तरीका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp3 भी और sp2 भी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं, CH3Cl। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे
तो ये हो जाएगा CH3, और CN के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, पहले वाले कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, दूसरे वाले कार्बन पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं, HCONH2, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, HC डबल बॉन्ड O और आगे क्या हो जाएगा, NH2। कार्बन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले कार्बन पर ये हो जाएगा sp2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले ई वाले एग्जांपल को देखते हैं बेटा। ई वाले एग्जांपल में क्या दे रखा है, CH3 ऐसा होगा, फिर दे रखा है CH, फिर दे रखा है यहाँ डबल बॉन्ड CH, और फिर दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, ऐसा भी कार्बन है जिस पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा भी कार्बन है जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, और ऐसे भी कार्बन है जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, और sp हाइब्रिडाइजेशन, तीनों तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ये बीच वाले ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रॉब्लम 8.3 पर। यहाँ क्या दिया है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप्स ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप निकालना हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे बेटा, वहां आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, वैसे अभी के लिए याद रख सकते हो कि जहां डबल बॉन्ड आता है यूजुअली वो प्लेनर, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आता है यूजुअली वो लीनियर, जहां पर केवल सिंगल बॉन्ड्स आते हैं कार्बन के आसपास वो कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल, जो हमने अभी लिखा था। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो पहले वाले कार्बन पर क्या दिख रहा है आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या दिख रहा है आपको, चारों के चारों क्या प्रेजेंट होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा sp3, और सबसे लास्ट वाले में क्या दिख रहा है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। हो गया बेटा। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। यहां पर नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आगे दिया है कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको याद होगा हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था, उसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पढ़ा था, और इसके अलावा बॉन्ड लाइन नोटेशन भी पढ़ा था। उसी के बारे में बेसिक यहाँ पर दे रखा है बेटा कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी दे रखी है, ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दिया रखा है, द लुईस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। इन अलग अलग तरीकों से हम क्या करते हैं, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो डैश वाला टाइप वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसको हम आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बस उसका बेसिक डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसको डिटेल में हम आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक, यहाँ आपको स्ट्रक्चर देखकर ही समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स कौन से, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें सारे बॉन्ड्स को शो कर रखा है, ये क्या है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें सीक्वेंस तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन सारे बॉन्ड को एक्सपेंड करके हमने नहीं लिखा है। ठीक है, यहीं पर अगर आप ये लास्ट वाले को देखोगे तो ये लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, जिसको लाइन से दिखा रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ देखते हैं एनसीईआरटी में क्या स्टेटमेंट दे रखा है। यहाँ सबसे पहले क्या दिखा है, इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन। तो ये याद होगा, हमने पहले भी पढ़ रखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते, दूसरे जो एटम्स होते हैं, और दूसरे एटम में अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उनको शो करते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन जिगजैग फैशन। जिगजैग फैशन मतलब इस तरीके से आड़ा टेढ़ा करके हम जो ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं जिगजैग फैशन। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है, द टर्मिनल्स डिनोट मिथाइल ग्रुप। जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं, क्या लिखा है, द टर्मिनल्स डिनोट मिथाइल ग्रुप while the line junctions denote carbon atoms। तो आपको ध्यान होगा, इसको हम पहले भी पढ़ चुके थे कि ये यहां पर जो दिख रहा है कॉर्नर, ठीक है, जहां पर बेंड हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन रिप्रेजेंट करता है। एंड वाला भी कार्बन होगा, लेकिन एंड वाले पर क्योंकि एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे एंड जहां पर भी आएंगे वहां पर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होंगे, CH3, और CH3 को हमने क्या बोला है बेटा, मिथाइल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं
यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ CH2 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 ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो कार्बन को हम कॉर्नर से शो करके ऐसा स्ट्रक्चर दिख सकते हैं। ये साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन को जो लिखा है उसको 5 कॉर्नर से दिखा दिया, ठीक है। यहाँ 6 कार्बन है, 6 कॉर्नर से दिखा दिया, लेकिन जो Cl है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करना नेसेसरी है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। यहां दे रखा है प्रॉब्लम 8.4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको यहां इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड को दिखा दिया। नेक्स्ट वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया। नेक्स्ट वाले कार्बन के बाद जो ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड से डिनोट किया है। याद होगा हमने ऐसे इसके एग्जाम्पल पढ़े थे। हमें एक्चुअल में कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। अगर उसमें पहले से 3 बॉन्ड हो चुके होते तो ऑक्सीजन को हम सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं, अगर CH2 लिखा रहता पहले तो। बट यहाँ CO है, इस ऑक्सीजन के साथ जब हम डबल बॉन्ड दिखाएंगे तभी जाके कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले कार्बन पर फिर से 2 हाइड्रोजन है और सबसे लास्ट वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक। यहीं पर बी वाले को अगर देखोगे, बी वाले जो क्वेश्चन है उसको देखोगे तो CH3 मतलब पहले वाले कार्बन पर 3 CH3, फिर लिख रखा है CH डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर लिख रखा है CH, एक H के बाद, इसके बाद आपको दिख रहा होगा CH2 होल थ्राइस, मतलब 3 बार CH2 को लिखेंगे। तो ये एक CH2, ठीक है, फिर ये एक CH2, ठीक है, फिर ये एक CH2 और सबसे लास्ट में क्या लिख रखा है बेटा CH3, उसको लास्ट में लिख देंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम 8.5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो याद होगा हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। यहां पर क्या दिख रहा है CH2, ये OH, ठीक है, फिर इसको CH2, फिर यहां दे रखा है CH2, फिर दे रखा है CH के ब्रैकेट में CH3 है, मतलब इसमें बाहर की तरफ वो CH3 प्रेजेंट है। फिर से क्या लिख रखा है CH3 और सबसे लास्ट में क्या लिख रखा है फिर से CH3। तो जितने कार्बन है उतने कॉर्नर दिखा देंगे। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन पर CH3 ऐसा, थर्ड लास्ट कार्बन पर भी CH3 ये ऐसा, ठीक है। और सबसे पहले वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा OH, सबसे पहले वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा OH, ये क्या हो जाएगा उसका बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक। वैसे आपको इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, ये अभी जो डिस्कस किया हमने, ठीक। नेक्स्ट वाला जो है यहां पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको साइनाइड। तो यहां पर CN एक साथ दिखा दिया है, ठीक है। हम बीच के बॉन्ड को भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। OH को भी शो करना पड़ेगा, ठीक है, और इस CN को भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बीच वाले कार्बन को नहीं दिखाया है, वो कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहां जो कंडेंस्ड फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, यही जो आंसर दे रखा है वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 8.6, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके भी क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने। जितने भी जगह पर यहां कॉर्नर दिख रहे हैं वहां पर क्या कर देंगे हम कार्बन लगा देंगे, और 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, बाकी सब कार्बन के पास 2-2 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन हम यहाँ अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या उसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो। सारे कार्बन और हाइड्रोजन को के बीच में सिंगल बॉन्ड लिख दोगे तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि एक्सपैंड करने के लिए बोला है तो यहां पर हर कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर देना है, ठीक। समझ में आ गया होगा बेटा आपको। यहीं पर अगर यहां पर देखें इसको एक अगर एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ एक कार्बन और इस पर क्या प्रेजेंट होंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर से एक कार्बन इस पर प्रेजेंट होंगे 2 हाइड्रोजन, फिर से कार्बन इस पर प्रेजेंट होंगे 2 हाइड्रोजन, फिर से कार्बन इस पर प्रेजेंट होंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। बीच वाले सारे कार्बन पर क्या होंगे 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और सबसे लास्ट वाला जो कार्बन होगा उस पर एक ही बॉन्ड है तो उस पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले सी वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। सी वाले एग्जाम्पल में भी यहाँ कार्बन प्रेजेंट रहा होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इसके पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके पास 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे हमें, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, जबकि इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। जितने
4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। क्लियर हो गया? ठीक है, सबसे लास्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पर एक कार्बन होगा, और ये सारे कॉर्नर में भी एक एक कार्बन होंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ये एंड वाले पर हमेशा हम कितने लगा दिया करते हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक, ये एंड वाले पर तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, बीच वाले दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड कम पड़ रहा है 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, तो एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले जगह पर यही सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं क्या? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक्चुअल में जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ये हम ज्यादा पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म में। यहाँ बस बेसिक डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है, हम डिटेल में आइसोमेरिज्म में देखेंगे बेटा इसको। ये क्या कहता है? एक्चुअल में जो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर प्लेन में तो हम 2D ड्रॉ करते हैं, लेकिन 3D को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? यहाँ क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। इन दीज फॉर्मूलाज द सॉलिड वेज किसको लिखते हैं? कुछ इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसको सॉलिड वेज बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। कहने का मतलब, अगर प्लेन पर कोई बॉन्ड है तो इसको ऐसे सीधी लाइन से दिखा देते हैं, जैसे 2 कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड ये इस बोर्ड पर होंगे। ये जो सॉलिड वेज है, ये इस बोर्ड के बाहर वाला बॉन्ड रहा होगा, और जो पीछे क्या दिख रहा है? डैश्ड वेज। डैश्ड वेज मतलब ये डैश करके जो भी बॉन्ड दिखा कर रखे हैं। डैश्ड वेज इज यूज्ड टू डिपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हम ऑब्जर्वर है, हमसे जो दूर जाता हुआ दिखेगा, मतलब इस बोर्ड के जो पीछे जाता हुआ दिखेगा, उसको हम किससे दिखाएंगे? डैश वाली लाइन से दिखाएंगे। कहने का मतलब क्या है? यहां ना बेटा, हमने जो डिस्कस किया था, अभी जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसी पर वापस आते हैं। जैसे ये वाला जो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर इस 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां देखना, ये वाला जो कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, ये प्लेन वाले मान लेंगे। ठीक है, यहां देखना, मैं इसको रब करता हूं। कार्बन, ये जो ऐसी सीधी लाइन से जो हम ऐसे दिखा रहे हैं, सिर्फ सिंपल लाइन से दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में इसी बोर्ड पर प्रेजेंट है। ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये वाला जो एटम है, ये एक्चुअल में क्या आते दिख रहा है? बोर्ड के बाहर आते दिख रहा है, तो उसको हम कैसे दिखा देंगे? ऐसे सॉलिड वेज से दिखा देंगे। ये पूरा भरा हुआ रहेगा इसमें, ठीक है, ये इस तरीके से सॉलिड वेज से दिखा देंगे। ठीक है, इस वाले एटम को, जैसे अगर ये हाइड्रोजन है तो ये लिख दिया। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो एटम आपको दिख रहा होगा बेटा, ये एक्चुअल में क्या दिख रहा है? बोर्ड के पीछे जा रहा है। बोर्ड के पीछे जा रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे? ठीक, हम उसको ऐसे इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है, डैश लाइन से। तो डैश वाला बताता है कि पीछे जा रहा है बोर्ड के या पेपर के, और ये जो सॉलिड वाला है ये बता रहा है कि आगे आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था बेटा। ठीक है, क्योंकि इसको डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं। कुछ ये प्रैक्टिकली हम कुछ मॉडल को समझाने के लिए कुछ 3D मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है फ्रेमवर्क मॉडल, दूसरा है बॉल एंड स्टिक मॉडल, और तीसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। यहां देखना, तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जहां पर केवल बॉन्ड्स को दिखाते हैं। यहां दिख रहा होगा केवल बॉन्ड्स दिख रहे हैं बेटा। ठीक है, ये जो कलर अलग अलग दिख रहा है, ये हाइड्रोजन वाले पोर्शन हाइड्रोजन के लिए लिख रखा है, और ये बीच वाला कार्बन के लिए लिख रखा है। बट यहाँ एटम्स को शो नहीं करते, केवल बॉन्ड्स को शो करते हैं। किसमें? फ्रेमवर्क मॉडल में। बॉल एंड स्टिक मॉडल में, ये वाला जो मॉडल है, इसमें एटम को भी शो करते हैं और इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको भी शो करते हैं। ये 3D मॉडल्स होते हैं बेटा। इनके कुछ एग्जांपल्स 3D मॉडल हम देखेंगे जब हम आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसी ऑनलाइन लेक्चर में फिर हम ये मॉडल भी आपको दिखाएंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल कैसा होता है। ठीक है, अभी के लिए बस आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता रहनी चाहिए। ठीक, ये है बॉल एंड स्टिक मॉडल। स्टिक बता रहा है, स्टिक इसको बोलते हैं, ये बता रहा है बॉन्ड को, और बॉल बता रहा है एटम को। ठीक है, और तीसरा जो मॉडल है ये किसके बारे में है? स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल में हम क्या करते हैं? बॉन्ड को नहीं दिखाते, केवल एटम को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ के क्या दिख रहा होगा, ये जो 4 एटम है, ये हाइड्रोजन है, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। ठीक है, वहीं पर ये जो बीच में जो ब्लैक कलर वाला जो बॉल दिख रहा है वो बड़ा सा कार्बन एटम है। तो एक्चुअल में ये स्पेस फिलिंग मॉडल ज्यादा कहाँ यूज होता है? जहां पर हमें वॉल्यूम को थोड़ा
विजुअलाइजेशन से दिखाना होता है। तो ये जो स्पेस फिलिंग मॉडल है, ये इसमें एक्चुअल में रेडियस को कंपेयर करते हुए, साइजेस को कंपेयर करते हुए हम ये मॉडल तैयार करते हैं। जो एटम का साइज ज्यादा होता है उसका बॉल का साइज भी हम ज्यादा रखते हैं। ठीक, इसके बाद एक और मॉडल का एग्जांपल यहां पर एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन उसके लिए यहां पर लिखा जरूर है बेटा। क्या लिखा है? बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल। ये एक और मॉडल होता है, यहां पर डायग्राम जरूर नहीं दिया है। बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल यूजुअली कहां पर यूज होता है? जहां पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको शो करने के लिए। एक एग्जांपल आपके लिए कौन सा है? ये वाला। अगर आप देखोगे तो ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर क्या प्रेजेंट है? स्प्रिंग प्रेजेंट है, ये वाला। तो ये स्प्रिंग क्या बता रहा है एक्चुअल में? ये 3 स्प्रिंग बता रहा है कि यहां पर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है इन दो एटम के बीच में। तो यूजुअली ऐसे स्प्रिंग वाले जो मॉडल होते हैं ये कहां पर यूज होते हैं? जहां पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो ये हो गया कि जो रिप्रेजेंटेशन है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो किसके बारे में? क्लासिफिकेशन। याद होगा हमने अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एलिसाइक्लिक, ठीक है, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ये सारे टर्म के बारे में पढ़ा था बेटा, यही एनसीईआरटी में यहां पर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया? एसाइक्लिक और ओपन चैन। ठीक है, ओपन चैन वाले कंपाउंड कौन से हमने बोल रखा था? जैसे जिसमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सारे जो एग्जांपल दे रखे हैं ये किसके हैं बेटा? ओपन चैन कंपाउंड के हैं, जिनको एसाइक्लिक बोलते हैं। एलिसाइक्लिक वाले कौन से एग्जांपल हो जाएंगे? जो कि रिंग रहेंगे। ठीक है, एलिसाइक्लिक वाले एग्जांपल, या साइक्लिक वाले तो पता है। ठीक है, साइक्लिक वाले जिसमें भी रिंग प्रेजेंट रहेगा। साइक्लिक को फिर से क्लासिफाई कर दिया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड आपको याद होगा हमने अभी के लिए क्या बोला है कि केवल जो बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है उनको एरोमेटिक मान लेना है। बट एक्चुअल में एरोमेटिक की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, हमें रूल्स चेक करने होते हैं, जिनको हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, जो एरोमेटिक नहीं होते उन्हें एलिफेटिक बोलते हैं, और एलिफेटिक में जो रिंग वाले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। क्लियर है बेटा? एलिसाइक्लिक को फिर से क्लासीफाई कैसे करते हैं? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक में रिंग के अंदर केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर इसके बाद एरोमेटिक को क्लासिफाई किया है बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड में, हेट्रोसाइक्लिक में, वैसे होमोसाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, तो बेंजोनाइड वाले होमोसाइक्लिक हो जाते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, यहां देखना। ये तो एलिसाइक्लिक वाले कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, या होमोसाइक्लिक वाले कंपाउंड के एग्जांपल्स हो गए जिसमें रिंग के अंदर केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? कार्बन। वैसे ही नीचे वाला एग्जांपल टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो लिख रखा है यहाँ पर, इस कंपाउंड के में रिंग के अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड में ये बेंजोनाइट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हो गए, जिसमें तुम्हें एक रिंग किसकी जैसे दिखाई दे रही होगी? बेंजीन की तरह एक रिंग उसके अंदर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर ये जो एक कंपाउंड का नाम लिख रखा है ट्रोपोन, ये एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में एरोमेटिक वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब, क्योंकि ऐसे कंपाउंड को कब एरोमेटिक बोलना है कब नहीं बोलना है इसके डिटेल में रूल होते हैं बेटा। और इसके लिए इसको पढ़ने के पहले आपको रेजोनेंस वाले कंसेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी जाकर हम इसको समझ पाएंगे। तो एक्चुअल में इन कंपाउंड को क्यों एरोमेटिक बोलते हैं इसका रीजन हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। ठीक है, वैसे ये जो कंपाउंड बेंजीन की तरह नहीं दिख रहा है इसलिए उसे क्या बोल देते हैं? नॉन बेंजेनॉइड। क्लियर हो गया बेटा? सबसे लास्ट में यहाँ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल दे रखे हैं। अगेन इनके बहुत सारे एग्जांपल्स, इनके नेम्स और इनको क्यों एरोमेटिक बोलते हैं, ये सारे रीजंस हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जब एरोमेटिक वाले टॉपिक को कवर करेंगे तब। यहां पर हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, यह आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि रिंग में कार्बन के अलावा और कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है। सबसे लास्ट में अब हमारे पास 2 टर्म रह गए हैं बेटा, एक है फंक्शनल ग्रुप और एक रह गया है क्या चीज? होमोलोगस सीरीज। याद होगा फंक्शनल ग्रुप हमने किसको बोला था? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि किसी कंपाउंड को क्या प्रोवाइड करे? कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको हमने क्या बोला था? फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल भी देखे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल। ठीक है, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल हैं, जिनको डिटेल में जब हम फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब और ज्यादा 13-14 एग्जांपल्स देखेंगे वहां। ठीक, नेक्स्ट है कौन?
होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को हमने क्या बोला था? ऐसी सीरीज जिसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, जनरल फॉर्मूला उनका कॉमन होना चाहिए और दूसरी चीज सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां दोनों लिख रखा है बेटा, देखना, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड, ठीक, आगे क्या लिखा है, द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स फ्रॉम अदर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। कंसेक्यूटिव ग्रुप्स, कंसेक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम होमोलॉग बोलते हैं, उनके बीच में डिफरेंस CH2 होगा, सारे मेंबर में नहीं, ठीक है। इसके आगे क्या लिख रखा है, ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके एग्जांपल दे रखे हैं, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, हेलोएल्केन, एल्केनॉल्स एल्कोहल वालों के लिए, एल्केनल्स एल्डेहाइड वालों के लिए, एल्केनॉन्स कीटोन के लिए, एल्केनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एमाइंस एमाइन वाले फंक्शनल ग्रुप जहां पर होते हैं। तो ये सारे नाम आपको समझ में आ जाएंगे जब हम नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक। आगे क्या दे रखा है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर आइडेंटिकल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है बेटा, यहां देखना, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट रहे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे। जैसे हो सकता है एक कीटोन रहे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहे, और इसके आगे हम अलग अलग कार्बन नंबर लगाकर क्या कर सकते हैं, एक पूरी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बन पर OH हो और दूसरे कार्बन पर क्या प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड हो, एक ऐसी वाली सीरीज भी हम बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होमोलोगस सीरीज बन सकते हैं जिसमें जरूरी नहीं कि ऑलवेज सिंगल फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो यहां तक कि हमने एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद वाली जो एनसीईआरटी रीडिंग है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले पोर्शन का, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, थोड़ा पोर्शन, उसके बाद यहां पर फिर से एनसीईआरटी रीडिंग लेंगे। क्लियर है बेटा। तो यहां पर हमने देख लिया जो लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दे रखी है। इसी तरीके से सारे चैप्टर की एनसीईआरटी भी हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है, इसी ऑनलाइन लेक्चर में। जहां जैसे जैसे हमारा ऑनलाइन लेक्चर में जो जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे हम उसकी एनसीईआरटी रीडिंग लेते रहेंगे। क्लियर बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा वाला टॉपिक लेकर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन वाले टॉपिक को लेकर, ठीक है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। एनसीईआरटी आपकी इसी तरीके से कंप्लीट होती रहेगी। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं बेटा, बाय।